हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रम का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत हम न्यूमेरिकल्स पार्ट को कवर करेंगे। न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं उसको हम लोग बहुत अच्छे से आज पढ़ाई करेंगे। और जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स था तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं पार्ट 1 में। तो जो स्टूडेंट अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें। आपका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि पार्ट 1 में बेसिकली मैंने जो कवर किया था पार्ट 1 में जो बोर साहब का जो इंटरप्रिटेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम था, जिसके अंतर्गत हम लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रेट किए थे सीरीज ऑफ लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, तो उसके अंतर्गत हमने कवर किया था टोटल थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, तो टुडे I am just focusing on numerical parts of atomic spectrum. Okay, so guys, इसके अंतर्गत हम लोग सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे and then we'll go for the numericals. Okay, so let's start the numerical parts, and before going into details in numericals, हम लोग उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि जितने भी जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप IIT JEE का एग्ज़ाम दो या नीट का एग्ज़ाम दो या कोई अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर हो, तो वहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होते हैं जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो जहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं उस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बहुत अच्छे से बहुत कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल वे में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो न्यूमेरिकल्स है वो आपसे बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाए। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई हमें क्या क्या याद रखना है और क्या क्या किस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। तो कॉन्सेप्ट की बातें में, चूँकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि भाई ये एक न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट है और सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड दिस वन इज़ द फोर्थ ऑर्बिट। ओके, तो इसे हम लोग इसे हम क्या क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं जो न्यूक्लियस के पास होता है उसे हम बोलते हैं n=1, n=2, n=3 एंड n=4। ओके, जिसे हम सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4 भी बोल सकते हैं, या ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसे एक और अदर्स नेम से बोलते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल and this one is the third energy level and this one is the fourth energy level and so on. क्लियर है? इसे हम एक और भी नेम देते हैं लोवेस्ट एनर्जी लेवल, एंड जो ऑर्बिट और जो सेल n=∞ पे होता है उसमें क्या होता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं उस तरह से क्या होता है, उस तरह से एनर्जी इंक्रीज करते चला जाता है उस पर्टिकुलर सेल का, या हम अगर दूसरे में कहें तो उस पर्टिकुलर सेल में जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करते चला जाता है। क्लियर है? ये तो हुआ बैकग्राउंड। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई मेरे को एक चीज़ बताओ कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम में n=1 में है तो उसका क्या एनर्जी होगा, n=2 है तो उसका क्या एनर्जी होगा, n=3 है तो उसका क्या एनर्जी होगा, n=4 है तो उसका क्या एनर्जी होगा। तो चूंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं एनर्जी का डिस्कशन कर रहा था तो वहाँ मैंने उसे ऑलरेडी आपको बताया था कि कैसे एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो हम आज डेरिवेशन में न जाकर
हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर एनर्जी निकालना है तो क्या होता है, En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, सॉरी -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो ये इसे प्लीज आप नोट डाउन कर ले। अब यहाँ पे जेड क्या है, जेड इज अ एटॉमिक नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम एंड एन इज द नंबर ऑफ सेल और ऑर्बिट जिसे बोल, जैसे यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3। तो जिस ऑर्बिट में हम बातें करें उस ऑर्बिट का हम यहाँ पे नंबर राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तो हम चलो इसको समझते हैं कि अब अगर हम पर्टिकुलर, अगर मैं हाइड्रोजन की बातें करूँ, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम का जेड इक्वल टू क्या है, जेड इज व्हाट, जेड इज एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे देख लें कि अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका एनर्जी हमें बताओ, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे एन इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो यहाँ पे आप पुट करो -13.6 इंटू जेड इक्वल टू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इक्वल टू 1। मीन्स अगर हम हाइड्रोजन एटम की बातें करें और हम जब n इक्वल टू 1 की बातें करें और जब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल की बातें करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, दैट इज इन माइनस। ओके, अगर इसी तरह से हम बातें करें E इक्वल टू 2 पे तो क्या होगा, -13.6 इंटू जेड इज 1 एंड n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 2, तो 2 टू द पावर स्क्वायर। इफ यू विल कैलकुलेट -13.6 डिवाइडेड बाई 4, देन 4 3 जा 12, 3 एंड 4 4 जा 16, तो माइनस इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके, अगर हम इसी तरह E3 की बातें करें तो क्या होगा, -13.6 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर एंड देन 3 टू द पावर स्क्वायर, देन व्हाट, -13.6 बाई 9 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 9 1 जा 9 एंड 9 5 जा 45, तो देन 5 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो हम अगर देख सकते हैं कि जब अगर हम इलेक्ट्रॉन की बातें, जब हम हाइड्रोजन एटम की बातें करें तो अगर n इक्वल टू, यहाँ पे n इक्वल टू 1 पे क्या है एनर्जी, E इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पे क्या है, n इक्वल टू 2 पे आप यहाँ पे देखो n इक्वल टू 2 पे है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। और अगर हम n इक्वल टू 3 की बातें करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से हम n इक्वल टू 1 पे कितना है हमारे एनर्जी, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पे कितना है, -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड n इक्वल टू 3 पे कितना है, n इक्वल टू 3 पे है एनर्जी कितना है, -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चूँकि माइनस के साथ है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर है? मीन्स हमारा एनर्जी जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। क्लियर है? तो अब यहाँ से ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर सेल में जो एनर्जी है उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का और पर्टिकुलर सेल का, उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल है, उसे कैलकुलेट करने के लिए बट यही एक यूनिवर्सल फार्मूला है जिसे आप याद रख सकते हो बहुत इजी वे में। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन, मेन जो क्वेश्चन उठते हैं, तो मेन क्वेश्चन क्या होते हैं, मेन क्वेश्चन होते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम एक्सटर्नल सोर्स से
और एनर्जी सप्लाई करते हैं एक एटम में, तो क्या होता है, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होता है, वो एक्साइटेड होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन हो एक्साइटेड होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर कहाँ पहुँचता है, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो यहाँ भी पहुँच सकता है, यहाँ भी पहुँच सकता है, एंड देन यहाँ भी पहुँच सकता है, एंड देन इसके आगे जो हायर एनर्जी लेवल जो है वहाँ भी पहुँच सकता है। बट इस दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, हर कोई क्या चाहता है, वो चाहता है कि हम स्टेबल रहें। तो जब वो स्टेबल रहने के लिए क्या करेगा, वो चाहेगा कि हमारा जो भाई ओरिजिनल स्टेट था हम उसमें आए। तो ड्यूरिंग रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वो क्या करेगा, वो क्या यहाँ से जब रिटर्न होगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर है, यहाँ से रिटर्न करे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। अगर ये यहाँ से रिटर्न करेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। तो हम अब देख सकते हैं कि जब अगर n=2 है और ये लौट कर कहाँ जाएगा, n=1 पे, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है कुछ और है। जब n=2 पे है और लौट कर कहाँ जा रहा है, n=1 पे, तो यहाँ पे जो एनर्जी है डिफरेंस है वो क्या है, कुछ और है। और जब n=3 पे है, तो जब यहाँ से लौट कर n=1 पे जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे होता है कि भाई यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है कुछ और है। इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे तो वहाँ पे हम अलग अलग हमें एनर्जी डिफरेंस मिलेंगे, और जब एनर्जी डिफरेंस अलग होंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो उसका जो वेवलेंथ होगा, उसका जो एनर्जी होगा डिफरेंस होगा। तो क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। क्लियर है, तो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्लियर है ना। अब फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको रब करता हूँ। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि when an electron jumps from n=2 to n=1 in hydrogen atom, then calculate emitting energy and wavelength of emitting इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है, तो अब इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n=2 टू n=1, हम बना लेते हैं एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब दिस वन इज द n=1 एंड n=2। क्लियर है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n=2, मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ था, एक्साइटेड के बाद यहाँ था। ठीक है, एटम देन फ्रॉम n=2 टू n=1 वो कहाँ जाता है, वो जाता है यहाँ पे। क्लियर है, रिटर्न हो रहा है यहाँ पे। तो मीन्स क्या है, ये क्या है, n=2 हम क्या जानते हैं कि दिस इज द हायर एनर्जी लेवल। n=2 क्या है, ए लोअर एनर्जी लेवल। क्लियर है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है कि भाई जब n=2 से जो इलेक्ट्रॉन है, जब n=2 से n=1 जाता है, तो इस दौरान ड्यूरिंग द ट्रांजिशन जो एनर्जी जो लूज कर रहा है या एनर्जी जो इमिट कर रहा है, मान के चलो यहाँ से जो एनर्जी इमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो इसका एनर्जी क्या होगा, एंड जो EMR है उसका वेवलेंथ क्या होगा। क्लियर है, तो सारा कॉन्सेप्ट सारा क्वेश्चन यहीं से अराइज होते हैं। क्लियर है ना। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसका एनर्जी कैसे कैलकुलेट
करेंगे। अब यहाँ पे इसको आप ऐसे समझ लो कि दिस इज अ रिच पर्सन, फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस इज द रिच पर्सन एंड दिस इज द पुअर पर्सन। क्लियर है? अब ये जो रिच पर्सन है, अगर ये इसके पुअर पर्सन बनना है तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ से या तो पैसा डोनेट करेगा, तो कहने का मतलब है कि अगर हमें ए पर्सन बनना है तो अगर हम जिस लेवल पे हैं, जो हम रिच पर्सन का जो टैग है, तो हम कितना एनर्जी कितना मनी हम डोनेट करेंगे। क्लियर है? तो हम इस लेवल पे आएंगे। उसी प्रकार इन द केस ऑफ एटम, उसी प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है कितना एनर्जी इमिट करेगा, तो वही जो जितना एनर्जी है इमिट करेगा, वही एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन तो ये हो गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ए न्यूक्लियस था, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2। क्लियर है? और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ था और यहाँ पे वापस ये जा रहा है। इसके दौरान जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इमिट कर रहा है। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था कि अगर हम किसी भी ऑर्बिट में, अगर मैं इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी निकालना चाहता हूँ तो क्या होता है, En इक्वल टू -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू 1। तो इस केस में En इक्वल टू क्या हो गया, -13.6 बाई n² इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो हम अगर इस बेसिस पे, अगर हम पहले तो मैं ये एनर्जी कैलकुलेट करूँगा, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 2⁻², देन -13.6 डिवाइडेड बाय 4 इलेक्ट्रोवोल्ट इक्वल टू 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 60 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस। क्लियर है? अब इसी प्रकार अगर हम U1 कैलकुलेट करें तो U1 विल बी -13.6 डिवाइडेड बाई 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो अब इस बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी क्या है, यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट और यहाँ पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए भी माइनस में ही, ए भी माइनस में है। तो अब हम लोग ऐसे समझते हैं कि भाई ये इतने रुपए कर्ज में था, अब ये जब माइनस हुआ तो ज़्यादा हो गया, तो ये इतना, और वो पैसा क्या किया, वो पैसा और अपने पास जो पैसा था उसको उसने डोनेट कर दिया, तो अब उसके पास कर्ज कितना हो गया, -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे उसके पास और पैसा, उसके पास पैसा कितना हो गया, उसके पास अब जो पैसा था, उसका जो कर्ज था वो बढ़ चुका है, कितना है, -13.6। तो हमें कैलकुलेट करना है कि जो ये EMR है इसका एनर्जी, तो ये एनर्जी कितना होगा, ये एनर्जी होगा डेल्टा E। क्लियर है? तो डेल्टा E कितना होगा, डेल्टा E क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन हायर एनर्जी लेवल एंड लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल क्या है, E2 माइनस E1। क्लियर है? तो अब ये हो गया। अब इसी को हम लोग आगे, इसी फार्मूला को आगे हम लोग एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करके हम देखेंगे कि इसे कैसे कन्वीनियंट वे में, इसे हम बहुत ही सिंपल वे में इसे हम सॉल्व कर पाए। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, इस क्वेश्चन के थ्रू गाइस हम लोग सिर्फ इक्वेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, इसके पीछे जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग
वन बाई वन देख रहे हैं, वन बाई वन हम समझ रहे हैं, तो इसलिए प्लीज़ हम नोट डाउन करते चले। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डेल्टा ए इजकल टू E2 माइनस E1। अब आप यहाँ पे समझो जनरल, अगर ये जनरल फॉर्मूला है तो डेल्टा ई क्या है, ए है, डेल्टा ई है एनर्जी ऑफ इमिटिंग EMR। क्लियर है? अब इसको हम लोग अभी जनरल वे में इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू, मैंने बताया था कि ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है दिस वन। ओके, तो यहाँ पे E2 है तो E2 क्या हो जाएगा, -13.6 जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। क्लियर है? अब इसे हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो हम यहाँ पे 13.6 क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, जेड स्क्वायर इज कॉमन। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं क्या होगा, अब यहाँ पे हो गया माइनस प्लस हो चुका है तो N1 का होल स्क्वायर बाई N2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब तो ये हो गया। अब ये में है, ये हमारा क्या हो गया, ये अगर आप इसे नोट डाउन कर रहे हो तो आप इसे कर लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं, जब हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे क्या बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो एनर्जी होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डेल्टा ई को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप याद करो, ई इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। क्लियर है? एंड एच इज व्हाट, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लेमडा इज द वेवलेंथ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है? तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एच सी बाई लेमडा इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर बाई 1/N1 1/N2 का होल स्क्वायर बाई, सॉरी इट्स ओके, 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस N2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस SC को अगर मैं इधर ले आऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अगर SC को मैं यहाँ पे ले आऊँ तो HC बाई 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो H इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, C इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट एंड 13.6 इज ऑलरेडी अ कांस्टेंट, और जब हम each एटम के रिस्पेक्ट में बातें करें तो जेड इक्वल टू व्हाट, जेड इक्वल टू 1। ओके, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1/लेमडा इक्वल टू 13.6 बाई HC। अब चूँकि मैंने क्या किया, मैंने ए जेड इक्वल टू 1 ले लिया विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम। ओके, तो यहाँ पे इंटू 1 तो हो गया। क्लियर है? 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पे आप आ गया, अब चूँकि ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, तो पूरे टर्मिनोलॉजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, R से, एंड दिस R इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट।
क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एच का जो ये वैल्यू है 6.36 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, फिर आप इसका सी का वैल्यू डालोगे तो हमें उतना लेन देन नहीं जाना है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे बुक्स में या जो हम पढ़ते हैं वो फिगर कहाँ से आ रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें डेरिवेशन जानना चाहिए। क्लियर है। तो इसका जो आर बाई N2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब ये देखो, तो आप इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हो, जिसमें आर का जो वैल्यू होता है वो कितना है 09678 सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है ना। तो आर का जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है इतना। कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, हमें कुछ याद नहीं रखना है। अगर आपको याद रखना भी है तो देखो 10 के बाद 9 एंड 6 7 8 6 7 8 9 10 आप ऐसे भी याद रखते हो जैसे आपका माइंड एक्सेप्ट करे। क्लियर है। और नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई ये जो है, या आप एक फिगर याद रख सकते हो क्या 1/r का वैल्यू। क्लियर है। इसे याद है, कहीं कहीं आपको 910 एंगस्ट्रॉम भी दिखेगा, कहीं आपको 911 एंगस्ट्रॉम भी होगा और कहीं कहीं 912 एंगस्ट्रॉम भी होगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है। क्लियर है। तो चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, तो ये इसका वैल्यू है। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्लियर है ना। तो अब चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हो 3 एंड देन इस सारे को आप राइट कर सकते हो, आप इसे याद कर सकते हो। क्लियर है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n=2 टू n=1 इन हाइड्रोजन एटम, देन कैलकुलेट इमिटिंग एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग EMR। क्लियर है। तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा E=E2 - E1। तो यहाँ पे क्या है यार, डेल्टा E=E2 कितना था, आप देखो वहाँ पे हम लोगों ने लिखा था कितना था -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड E2 कितना था -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो डेल्टा E=2 कितना आया, डेल्टा E= आया 13.6 - 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो डेल्टा E= 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है। ये तो जो क्वेश्चन में एक था कि कैलकुलेट इमिटिंग एनर्जी, तो इमिटिंग एनर्जी कितना है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। एंड देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट, टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग EMR। तो ये एनर्जी किसका है, एनर्जी है जो यहाँ से जो जो रेडिएशन या जो एनर्जी इमिट हो रहा है, तो ये क्या है, EMR है। क्लियर है। तो इसका एनर्जी है, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि इसका जो एनर्जी होता है वो कितना होता है Hc/λ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी नहीं पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भाई वो जो EMR जो रेडिएशन जो है उसका हमें वेवलेंथ भी कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो आप अब यहाँ पे देख लो कि Hc/λ क्या है 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ओके। तो अब यहाँ पे हमें लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए Hc/10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है। अब ये का वैल्यू पुट करो 6.636 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, and then 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड देन 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहाँ पे देखो एनर्जी कहाँ है, ये जो एनर्जी है किस में, इलेक्ट्रोवोल्ट में है। यहाँ पे एनर्जी किस में दिया हुआ है, जूल में दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि लेंदी हो चुका है। ठीक। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट हमें कंपटीशन में तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें इतने
कैलकुलेशन में नहीं जाना है, तो इसलिए आप इसको सिंपल वे में आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे इसी को अगर मैं ऐसे लिखूँ कि अगर एनर्जी इक्वल टू 1 2 3 7 5 एंड लेमडा, तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे आप जब पुट करोगे तो ये एनर्जी ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए इलेक्ट्रोवोल्ट में, और ये जो ऑटोमेटिक जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर में। क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसे आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट कर लिए तो हम लेंदी प्रोसेस में न जाकर हम इस 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट को अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। क्लियर है। और यहाँ पे क्या है 375। अब ये जो लेमडा है इसका वैल्यू किस में आएगा, इसका वैल्यू आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो लेमडा इक्वल टू व्हाट 375 डिवाइडेड बाई 10.2 एंड यहाँ पे जो फिगर आएगा वो क्या आएगा एंगस्ट्रॉम में। तो आप इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अब यहीं पे मैं क्वेश्चन देख लेता कि भाई एन वेवलेंथ ऑफ इमिटिंग EMR एंड कलर ऑफ EMR। क्लियर है। अगर इसी को मैं फर्दर एक्सटेंड कर दूँ तो आप यहाँ से जब लेमडा अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे और वो लेमडा अगर विजुअल रेंज के अंतर्गत आता है, जैसे 480 नैनोमीटर आ गया, 470 नैनोमीटर आ गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम यहाँ पे इसका जो कलर है हम उसको बता सकते हैं। क्लियर है। अब एक तरह का तो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ देख लिया। दूसरी तरह के क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, दूसरी तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाता है अब कैसे पूछा जाता है हमने आपको बताया था। कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू जब एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये है न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 5। क्लियर है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पीफन सीरीज। तो जनरली जो क्वेश्चन जो अराइज होते हैं वो किस सीरीज अराइज होते हैं, या तो लाइमन सीरीज से होते हैं या फिर बाल्मर सीरीज से होते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज क्या होता है कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n equal to 4 and then n equal to n equal to 5 and this one is the n equal to 6 and so on and here is the n equal to infinity। तो हम लोग लाइमन सीरीज के बारे में क्या पढ़ा था, लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ा था कि जब एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है और किसी भी ऑर्बिट में चला जाए और जब वो लौट कर वापस आता है कहाँ पे, लौट कर वापस आता है n इक्वल टू 1 पे। मतलब अगर यहाँ पे एक्साइटेड हुआ, यहाँ आया सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ लाइक दैट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, जिसमें n1 जिसमें जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है n इक्वल टू 1। उसी प्रकार बाल्मर सीरीज के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो जब वो डी एक्साइटेड हो और जब वो स्टेबल होना चाहता है तो जो एनर्जी इमिट करके जब वो वापस आता है तो कहाँ पे आता है, वो n इक्वल टू 2 में आता है। तो ये कहाँ से, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से आएगा
यहाँ से आएगा एंड सो ऑन इन्फिनिटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाल्मर सीरीज। उसी प्रकार जब n=3 की बातें हो, जिसका लोवेस्ट एनर्जी लेवल n=3 पे हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल सीरीज। तो ये कहाँ से आएगा, ये देखो यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी रिटर्न कर सकता है, यहाँ से रिटर्न कर सकता है, यहाँ से रिटर्न कर सकता है, देन यहाँ से। तो दिस इज कॉल्ड, सॉरी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, दिस इज कॉल्ड पास्कल सीरीज। उसी प्रकार जब n=4 हो, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, तो इसी तरह सो ऑन। तो इसी तरह इसको हम क्या बोलते हैं, n=4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट सीरीज। और उसी प्रकार जब n=5 पे आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रीफंड सीरीज, सॉरी। और उसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न होकर कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन होकर जब 6 पे आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेयरली नोन है हम्फ्री सीरीज। क्लियर है। तो अब देखो आपके पास, अब आई थिंक आपके पास सारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब यहाँ पे देखो, इस जो फर्स्ट लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। उसी प्रकार अगर हम इसकी बातें करें बाल्मर सीरीज का, तो फर्स्ट लाइन क्या है, फर्स्ट लाइन है n=3 से जब ट्रांजिशन होकर कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है, n=2 पे। उसी प्रकार इसका जो सेकंड लाइन है वो कहाँ है, n=4 से n=2 पे। उसी प्रकार अगर हम पास्कल सीरीज की बातें करें तो वो कहाँ से आएगा, ये फर्स्ट जो लाइन है वो कहाँ है, n=4 से n=3 पे एंड सो ऑन। तो इस अब क्वेश्चन आपको यहीं से अराइज होंगे, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ EMR ऑफ सेकेंड लाइन और एनर्जी ऑफ EMR ऑफ फोर्थ लाइन एंड वेवलेंथ ऑफ दैट EMR। क्लियर है। तो इसका जो फर्स्ट लाइन है, इसका फर्स्ट लाइन क्या हुआ, फर्स्ट लाइन तो ये है, सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड लाइन है मीन्स n=3 एंड n1 क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइमन सीरीज। तो लाइमन सीरीज क्या, n1 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो सिंपल सा आप पुट कर दो उस फॉर्मूला में, किस फॉर्मूला में, डेल्टा E=what, या जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था डेल्टा, तो पुट कर दो डेल्टा E=13.6 Z² डिवाइडेड बाई 1/n1² 1/n2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो जिस लाइन का सीरीज के बारे में पूछा जाए आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो डेल्टा E। क्लियर है। अगर ये भी नहीं है तो आप, अगर आपसे वो फिर कोई लेमडा अगर मीन्स वेवलेंथ पूछ देता है तो सिंपल सब है, क्या है, आप फार्मूला पुट कर दो। कौन सा फार्मूला, 1/λ=r डिवाइडेड बाई 1/n1 का होल स्क्वायर बाई n2 का होल स्क्वायर। तो आपको जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे आप, अब आई थिंक अब आप कैपेबल हैं, आपको सारे जो कॉन्सेप्ट थे, जो सारे इस टॉपिक से रिलेटेड जो अंडरस्टैंडिंग था वो मैंने इसमें कवर किया है। और अब आप किसी भी बुक से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन करो एटॉमिक के स्पेक्ट्रम से रिलेटेड, तो आई थिंक आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, बहुत इजी वे में सॉल्व होंगे अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो गाइज़ यहीं पे मैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम का जो हमारा जो लास्ट लेक्चर था पार्ट 2 उसको मैं कंप्लीट करता हूं। और अगर आपको कोई किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेरी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड देन विल गो फॉर द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल। तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सोमरफेल्ड एटॉमिक मॉडल एंड देन विल गो फॉर द फाइनल क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल। ओके, तो जहाँ पे हम लोग बहुत डिटेल में और भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो रिमेनिंग पार्ट है जो रह गया है, जहाँ पे हम लोग वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड इट विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। एंड इस तरह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन किया होगा। तो चलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।